सरगेई, तुम्हारा हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे साथ आज एक बहुत ही दिलचस्प मेहमान मौजूद हैं। मैं सरगेई को काफ़ी समय से जानता हूं और आज उन्होंने कृपया करके हमें बताया कि वे वास्तव में क्या करते हैं। ये वाकई में रूस के लिए कुछ अद्भुत चीज़ें हैं, लेकिन चलिए हम क्रम से शुरू करते हैं। इसमें एक उत्पाद भी है और उसका प्रभावी प्रचार भी। तो सरगेई, कृपया संक्षेप में अपना परिचय दो। तुम कौन हो और तुम्हारा क्या पद या स्थिति है? हाँ, सभी को नमस्कार। मेरा नाम सरगेई है। मैं तुला शहर से हूँ। मेरी कई कंपनियां हैं जिनका मैं मालिक हूँ। आज हम खास तौर पर नई पीढ़ी के एयरशिप के बारे में विस्तार से बात करेंगे। इस समय मैं उस कंपनी का महाप्रबंधक और मालिक हूँ जो नई पीढ़ी के एयरशिप का निर्माण, विकास, उत्पादन करती है और भविष्य में उनका संचालन भी करेगी। इससे पहले आपके पास अन्य नवाचार परियोजनाएं भी थीं और वह भी अन्य देशों में। तो आपने नई पीढ़ी के एयरशिप को ही क्यों चुना? आपका ध्यान किस चीज़ ने आकर्षित किया? मरीनाना ट्रेंच में गोता लगाने या अंतरिक्ष में जाने के बजाय नई पीढ़ी के एयरशिप ही क्यों? मेरी अन्य कंपनियों के तहत, जिसमें वह फंड भी शामिल है जो तकनीकी विकास को वित्त पोषित करता है, मैं लगातार किसी नए उत्पाद, नई तकनीक की तलाश में रहता था। एक समय मुझे यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली कि सोवियत संघ में एक बहुत ही विशाल इंजीनियरिंग स्कूल था जहां अविश्वसनीय और असाधारण प्रतिभाएं तैयार होती थीं। संघ समाप्त हो गया, व्यवस्था खत्म हो गई, लेकिन लोग अपनी तकनीकों और विकास के साथ रह गए। लेकिन वे इन तकनीकों का व्यवसायीकरण करने में असमर्थ रह गए। यानी अनुभवी और अत्यधिक पेशेवर लोग, जिनके पास वास्तव में हाथ में एक शाश्वत इंजन है, वे उसे इस विशाल दुनिया में प्रभावी ढंग से लागू नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा ऐसे लोगों की तलाश में रहा और लगभग 4 साल पहले मुझे एक प्रोजेक्ट मिला। ये सब एक प्रमुख व्यक्ति से परिचय के माध्यम से हुआ। वह क्रिलिन थे, जो रूस में नई पीढ़ी के एयरशिप के मुख्य डिज़ाइनर हैं, और उन्होंने ही मुझे इस विषय में पूरी तरह से डुबो दिया। यह सब नए प्रोजेक्ट्स की तलाश, फंडिंग प्राप्त करने, कंपनियों के निर्माण और उनके सफल व्यावसायीकरण के संदर्भ में था। हमारे पास सैकड़ों अलग अलग प्रोजेक्ट्स आए। हमने उनमें थोड़ा निवेश किया, उनका गहन अध्ययन किया, और कभी कभी हमें असली हीरे भी मिले। मेरी समझ में नई पीढ़ी के एयरशिप वाकई में बहुत ही शानदार और प्रभावशाली हैं। चलो इसे अपने शब्दों में कहें, ये प्रेरणादायक हैं और भविष्य की तकनीक का एक अद्भुत उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं। मैंने बस चाहा, मुझे यह एहसास हुआ कि ये मशीनें अविश्वसनीय रूप से शानदार हैं, लेकिन इस क्षेत्र का कोई अस्तित्व ही नहीं है। किसी कारणवश कोई भी इन पर काम नहीं कर रहा है। ये अमेरिका और यूरोप में इक्का दुक्का ही मौजूद हैं। रूस में एक समय यह क्षेत्र था, यहाँ इन्हें बनाया जाता था, लेकिन लोग जैसे इन्हें भूल गए और बनाना बंद कर दिया। और मैंने इसमें एक अवसर देखा, यानी मुझे समझ आ गया कि हमारे पास पर्याप्त संसाधन और क्षमताएं हैं। मैंने विशेषज्ञों की अत्यधिक कुशल टीम की असाधारण तत्परता को देखा, और यह भी कि हम इस महत्वपूर्ण परियोजना को सफलतापूर्वक ले सकते हैं, इसे प्रभावी ढंग से बना सकते हैं और अपनी गहरी इच्छा के अनुसार कुछ बहुत बड़ा और प्रभावशाली कर सकते हैं। यानी अगर तुम पहले से ही 4 साल से नई पीढ़ी के एयरशिप पर काम कर रहे हो तो? हाँ, मैंने 4 साल तक इस विषय का अध्ययन किया, इसमें गहराई से उतरा। मुझे नई पीढ़ी के एयरशिप के बारे में कुछ भी नहीं पता था जब तक कि मैं मुख्य डिज़ाइनर से नहीं मिला जिन्होंने मुझे प्रेरित किया। मैं जर्मनी के फ्रेडरिक्शाफेन गया था एक टूरिस्ट फ्लाइट के लिए। वहाँ मैंने नई पीढ़ी के एयरशिप में उड़ान भरी और ये एक अविश्वसनीय अनुभव था। तब मैंने ये ध्यान दिया कि जेपेलिन कंपनी, जो कि सभी को भली भांति पता है, उनके पास केवल 3 नई पीढ़ी के एयरशिप हैं, जिनमें से 2 सिर्फ भ्रमण कराते हैं। उड़ानें आधे घंटे से 1.5 घंटे तक चलती हैं, जिनकी कीमत मेरी समझ से 400 से 900 यूरो तक होती है। मैंने उड़ान भरने के लिए टिकट 6 महीने पहले खरीदे थे। फिर मैंने 6 महीने तक एक और टिकट खरीदने की कोशिश की। सोचा शायद कोई मना कर दे, लेकिन कोई भी टिकट खाली नहीं हुआ। ये कंपनी इन 2 14 सीटर मशीनों से हर साल $150 मिलियन कमाती है, 2 से या 3 मशीनों से। तीसरी मशीन रिजर्व में रखी गई है किसी भी खराबी की स्थिति के लिए। इसी तरह मैंने यह समझा कि इसमें बहुत बड़ा पैसा लगा हुआ है, और मैंने अपने कई साल इसी पर विश्वास करने में लगा दिए। जाहिर है, इससे परियोजना की लागत बढ़ जाती है। हमने खुद आगे आकर यह जिम्मेदारी ली कि हम इस क्षेत्र को फिर स्थापित करें, रूस में एयरशिप निर्माण उद्योग को नए सिरे आधुनिक तकनीकों के साथ शुरू करें।
यह गहरी समझ कि यह वास्तव में संभव है और इसे सफलतापूर्वक हासिल किया जा सकता है मेरे अंदर पिछले 3-4 सालों के दौरान धीरे धीरे विकसित हुई और पूरी तरह से बनी थी। पिछले साल अगस्त में मैंने सबको सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी, तुम्हें याद होगा, कि मैं एक कंपनी बना रहा हूँ। हम विशेषज्ञों और निवेशकों को जोड़ रहे हैं और हमने शुरुआत कर दी है। तो इसका मतलब है कि तुम वैज्ञानिक समुदाय में संवाद करते हो। मेरा अनुभव बताता है कि ये बहुत दिलचस्प और अपने आप में अनोखे लोग होते हैं। तुम उनके साथ कैसे संवाद करते हो, किस भाषा में बात करते हो, तुम उन्हें किस चीज़ में रुचि दिलाते हो? आखिरकार ये वे लोग हैं जिन्हें दिलचस्प समस्याएं पसंद हैं और यहाँ यह क्षेत्र फिर से विकसित हो रहा है, दूसरी ओर वे संवाद भी करते हैं। तुम वैज्ञानिकों और आविष्कारकों से कैसे संवाद करते हो? जैसे किसी भी अन्य स्थिति में जब भाषा तुम्हें नहीं आती तो एक अनुवादक की ज़रूरत होती है। आमतौर पर मेरी टीम में ऐसे लोग होते हैं, उदाहरण के लिए फ्योडर, जिन्हें शायद आप सभी जानते हैं। वह एक बहुत ही कुशल इंजीनियर हैं जो हमारी कंपनी, हमारे वित्त और आधुनिक मार्केटिंग आदि के बहुत करीब हैं। वह शिक्षा से एक इंजीनियर हैं, पेशे से भी एक इंजीनियर हैं, यानी उन्होंने रॉकेट जैसे जटिल उपकरण बनाए हैं और वह उनकी इच्छाओं और प्रवृत्तियों को गहराई से समझते हैं। और फिर से यह महान कार्य वास्तव में बहुत ऊर्जा देता है और वह इसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हमने एक सम्मेलन आयोजित किया जहां हमने कहा हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमें कुछ भी नहीं आता, लेकिन हम इसे करेंगे और बनाएंगे। लोगों ने इसे सुना, आए और एक दूसरे की बातों को बहुत ध्यान से सुना। हम सच में इसे करने जा रहे हैं, न कि सिर्फ ऊंची ऊंची बातें करने के लिए, बल्कि इसे वास्तविकता में बदलने के लिए। वे भी अपनी विचारों को साकार करना चाहते हैं ताकि वे दुनिया में आएं और वे इससे वास्तव में कमाई कर सकें। जैसे कि तुमने वो गाड़ी देखी, वो मेरी है, समझते हो? यह भी एक प्रेरणा है। हम धीरे धीरे करीब आ रहे हैं। हालांकि निश्चित रूप से बहुत से सवाल हैं, क्योंकि हम अलग अलग युगों, दुनियाओं और लक्ष्यों से हैं। और मैंने 10 सालों में इन भिन्नताओं को जोड़ना सीख लिया है। बहुत बढ़िया, शानदार। जैसे सर्गेई ब्रिन, जो कि गूगल और नई पीढ़ी के एयरशिप प्रोजेक्ट LCA के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं, और तुम एरोनोवा प्रोजेक्ट के प्रमुख हो। प्रोजेक्ट का नाम सही है ना? हाँ, सही है। नई पीढ़ी के एयरशिप के निर्माण में तुम्हें कौन प्रेरित करता है? क्या हमारे लोगों में से कोई आविष्कारक या व्यवसायी? तुम किसे अपना आदर्श मानते हो? देखो, अगर व्यक्तित्वों की बात करें तो चूंकि ये क्षेत्र अभी गिरावट में है, शायद कोई खास व्यक्तित्व नहीं है। मुझे खुद इस क्षेत्र के विकास की दिशा, इसकी तकनीक और इसकी संभावनाएं प्रेरित करती हैं। यह फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट की भावना है। जब देखता हूं कि तुम्हारा 5वां महासागर कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा, हाँ, हवाई जहाज़ हैं, लेकिन ये मशीनें एक अलग श्रेणी की हैं। ये उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं करती। ये धीमी है लेकिन ये सस्ती है। यानी वायुपोतन एयरशिपिंग की भव्यता और उसमें खुद भाग लेने की संभावना ही असली और सबसे बड़ी प्रेरणा है। हम बोइंग भी बना सकते हैं। मैं थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर कह रहा हूँ। हम एक आधुनिक नई तकनीकी कंपनी बना सकते हैं जो उन खास समस्याओं का समाधान करती है जिनकी बहुत ज़्यादा मांग है और जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। इस समय आपका मुख्य फोकस किस पहलू पर ज़्यादा है? क्या ये ज़्यादा मार्केटिंग टूल्स पर केंद्रित है ताकि समर्थकों को सफलतापूर्वक जोड़ा जा सके, या ये पूरी तरह से तकनीकी पहलू है, या फिर सब कुछ एक साथ ही चल रहा है? हाँ, हमारे लिए कौन सी टांग ज़्यादा ज़रूरी है, दाहिनी या बाईं? हमारे पास दो बहुत ही अनिवार्य तत्व हैं। फंडिंग, जिसके लिए गंभीर और व्यापक मार्केटिंग की बहुत ज़रूरत है, और तकनीकी समर्थन। दूसरा, तकनीकी क्षेत्र के खिलाड़ियों में सहानुभूति जगाना, उदाहरण के लिए उन विशेषज्ञों में जिन्हें हम आकर्षित कर रहे हैं, इंजीनियर, डिज़ाइनर, प्रबंधन प्रणालियों के विशेषज्ञ, क्योंकि वे हमारे पास आते हैं और देश में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा नहीं हैं। नई पीढ़ी के एयरशिप कितने हैं ऐसे? इसलिए हमारे पास 3 मुख्य गतिविधि क्षेत्र हैं: निवेश और मार्केटिंग, तकनीकी विकास और साझेदारी। हमें एक भरोसेमंद और विश्वसनीय साझेदार के रूप में प्रस्तुत होना चाहिए, जिसे माल की लॉजिस्टिक्स और वितरण का कार्य सौंपा जा सके, जिसके साथ आसानी से काम किया जा सके। इसमें पहले से ही बड़ी और स्थापित कंपनियां और गंभीर खिलाड़ी शामिल हैं, इसीलिए हम इन तीनों महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सक्रिय हैं। यह ज्ञात है कि सर्गेई ब्रिन ने एयरशिप निर्माण में $250 मिलियन का निवेश किया है और खुद इस बाजार का मूल्यांकन $50 बिलियन में किया गया है।
क्या आप किसी विशेष आंकड़े को ध्यान में रखते हैं, बल्कि मैं यह पूछूंगा, रूस में पहली नई पीढ़ी के एयरशिप को शून्य से बनाने और उड़ाने के लिए कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी? शायद तुम्हारा मतलब है हमने पहला एयरशिप पहले ही लॉन्च कर दिया है, वह पहले से ही उड़ रहा है, लेकिन वह बिना पायलट के है। तुम्हारा मतलब शायद पायलट के साथ नई पीढ़ी के एयरशिप है जिसमें यात्री भी हों। ये थोड़ा अधिक जटिल है, ताकि लोग 400 यूरो वीज़ा के साथ कहीं जाने के बजाय खुद ही बुकिंग कर सकें। यहाँ कई अलग अलग चरण हैं, सिर्फ मशीन को सामान के साथ ऊपर उठाना एक अलग काम है। इस मशीन को प्रमाणित करना और इसे माल और यात्रियों की ढुलाई के लिए बेचने में सक्षम होना, यह एक और काम है। सीरियल मशीन बनाना, उसके लिए टाइप सर्टिफिकेट प्राप्त करना और उसे व्यावसायिक ग्राहक को बेचना या परिवहन सेवाएं प्रदान करना, यह अगला स्तर है। यानी एक यात्री वाहन जिसे वास्तव में चलाया जा सके, हम शायद अगले वसंत तक पूरी तरह से बना लेंगे। हम इस साल इसे निश्चित रूप से बना लेंगे, लेकिन इसके लिए उपयुक्त मौसम की आवश्यकता है और प्रमाणन प्रक्रिया तो और भी अधिक जटिल है। हम सोचते हैं कि अगले साल तक हम ऐसा वाहन तैयार कर लेंगे जो यात्रियों को ले जाने के लिए उपयुक्त हो। इसी के अनुसार प्रमाणन और बाजार में आना कम से कम 3 साल का समय लेगा। तो क्या इसके लिए पर्याप्त धन है या यह प्रक्रिया में पूरक रूप से है? हाँ हाँ हाँ, हम अभी पहला राउंड तय कर रहे हैं, मोटे तौर पर $100 मिलियन की राशि पर। हमने अपने लिए 3-5 साल का समय निर्धारित किया है और यह मुख्य तकनीक के निर्माण के लिए होगा, एक आधार के रूप में। यानी इसमें निर्माण के लिए शेड होंगे जिसमें सीरियल प्रोडक्शन की सुविधा होगी और 4 अलग अलग प्रकार की गाड़ियाँ शुरू की जाएंगी। यानी मूल रूप से यह अलग अलग आकार के प्लेटफॉर्म होंगे जिनकी लोडिंग क्षमता अलग अलग होगी और जो अलग अलग दूरी तक जा सकेंगे, यानी ढेर सारी संयोजन संभावनाएं होंगी। मुख्य रूप से नई पीढ़ी के एयरशिप आकार से ही विभाजित होते हैं, यानी मोटे तौर पर 2000, 8000, 35,000 क्यूबिक मीटर, कुछ नरम, कुछ अर्ध कठोर और कुछ कठोर होते हैं। हमने 4 मॉडल चुने हैं, शायद अब हम इन्हें और बढ़ाएंगे जिन्हें हम बनाएंगे, और हमारा लक्ष्य है यह दिखाना कि हम तकनीक विकसित करने में सक्षम हैं। आप आ सकते हैं और उसके बाद हर विशिष्ट प्रोजेक्ट को अलग अलग बनाया जा सकता है, क्योंकि ऐसे ग्राहक हैं जिन्हें उन जगहों पर माल ढोना है जहां सड़कें नहीं हैं, वहां बस आसमान में एक मार्ग बनाना है, जैसे कि कारवां के लिए एक स्पष्ट और सुरक्षित मार्ग। वे बाहर निकलेंगे, उनके लिए एक आवश्यक बेस की ज़रूरत होगी जहां पर मात्रा की कोई सीमा नहीं होगी। असल में यह एक बड़े हवाई अड्डे की तरह बनाना है जहां सभी प्रकार का सामान रखा जाए, आवश्यक मरम्मत की जाए और अन्य संबंधित गतिविधियां संचालित की जाए। ठीक है, क्या आप सिर्फ रूसी निवेश के साथ काम करते हैं, या अगर आपके पास चीनी लोग आकर सब कुछ खरीद लें तो क्या वह भी ठीक रहेगा या नहीं? हम दुनिया भर से विभिन्न प्रकार के निवेश के साथ काम करते हैं। हमारी वित्तीय संरचना सामूहिक निवेशकों और व्यक्तिगत लोगों से निवेश को सफलतापूर्वक एकत्र करती है। औसतन निवेश की कुल राशि लगभग $2000 होती है। लोग अपनी सुविधानुसार किस्तों में भी 10% तक की राशि जमा कर सकते हैं, जैसे कि $200 या $100 प्रति किस्त। तुमने सवाल पूछे, मैंने उन्हें इकट्ठा किया। देखो, अगर अभी हम खास तौर पर देखें कि हमारे पास किस किस देश से निवेश आ रहे हैं, तो देखो, पहले स्थान पर हमारे पास रूस है जहां हमारे पास 2000 निवेशक हैं। दूसरे स्थान पर हमारे पास भारत है जहां हमारे पास 777 निवेशक हैं। तीसरे स्थान पर टोगो है जिसमें 500 निवेशक हैं। फिर कोट डिवोयर में भी 500 निवेशक, वियतनाम में 500 निवेशक, बेनिन में 470 निवेशक, बुर्किना फासो में 310 निवेशक, यूएआर में 250 निवेशक, मोजाम्बिक में 227 निवेशक और अंत में सेनेगल। यानी हमारे पास अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में क्राउड की एक बहुत ही ख़ास विशेषता है। यह मूल रूप से एक ऑनलाइन इंटरनेट दुकान है जहां आप अपने मोबाइल फ़ोन से केवल 2 क्लिक में किसी बड़े स्टार्टअप में एक हिस्सा खरीद सकते हैं। इसके साथ ही चूंकि हमारे पास पूरी दुनिया में एक बहुत ही व्यापक और स्वीकृत साझेदार नेटवर्क है जो हमें वैश्विक स्तर पर अपनी पहुंच और प्रभाव का विस्तार करने में मदद करता है, इसलिए हमारे पास वर्तमान में 30 से अधिक विभिन्न देशों में 30 समर्पित राष्ट्रीय प्रतिनिधि हैं। हमारे पास एजेंट्स हैं जो प्रेजेंटेशन देते हैं, हमारे प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं, और लोग इंटरनेट के ज़रिए असल में क्राउड प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस उद्यम के मालिक बन जाते हैं। शानदार शानदार। देखिए,
इस बाज़ार का वर्तमान मूल्यांकन लगभग 50 अरब डॉलर है और अगले 20 वर्षों में यह निश्चित रूप से वित्तीय लाभ के साथ X100 की दर से बढ़ेगा। क्या ऐसे कोई और बाज़ार हैं जिनमें इतना संभावित विकास हो? क्या यह सामान्य वृद्धि है या इससे भी ज़्यादा हो सकता है? देखिए, आज के आधुनिक दौर में तो शायद सब कुछ सामान्य ही हो गया है। मेरी जानकारी में जब 100% मतलब जब X देन X100 का पोटेंशियल होता है तो आमतौर पर यह किसी तकनीकी समाधान के शुरुआती चरण में ही देखने को मिलता है। अगर हम इतिहास में देखें तो हमारे पास पहले क्या था? इंटरनेट का आगमन, सोशल नेटवर्क्स का आना और कुछ बुनियादी ढांचे से जुड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें। यह तो स्पष्ट है कि आज के समय में 100% ऐसा बाज़ार है, वह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बाज़ार। अभी मानवता के विकास का इतना अद्भुत चरण है कि इस बाज़ार में सब बराबर हैं, सब ने अभी शुरुआत ही की है। और प्रभाव के स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये बिजली के आविष्कार जैसा ही है। ये नई दुनियाएं बनाएगा, ऐसे लोग बनाएगा जो बिजली पैदा करते हैं, जो बिजली पहुंचाते हैं, जो उस पर काम करते हैं, और उन लोगों का एक बड़ा बाज़ार बनाएगा जो इसे सफलतापूर्वक लागू करते हैं। इससे कोई ना कोई काम किया जा सकता है। मुझे लगता है कि यह दुनिया की नंबर 1 थीम है जिसमें 1000 गुना संभावनाएं हैं। यानी आपके पास कुछ ऐसा ही है? बिल्कुल। हाँ, लेकिन हमारे पास ये थोड़ा ज़्यादा व्यावहारिक और ज़मीन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उन खेलों में प्रवेश की कीमत अभी तक समझ से बाहर है। हम इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं हूँ। हालांकि मैं शिक्षा से गणितज्ञ प्रोग्रामर हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि ये कैसे काम करता है। मुझे नहीं लगता कि मैं इस पर कोई प्रभाव डाल सकता हूँ, और मुझे ज़्यादा रुचि उन चीज़ों में है जो भौतिक, स्पष्ट और समझने योग्य हैं। जैसे कि कोई गाड़ी उड़ रही है, कोई शुरू नहीं करता, लेकिन मैं करूँगा। वैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात करें तो आपकी टीम में ESU और AI विशेषज्ञ भी हैं। क्या ये समय की मांग है, एक ट्रेंड है जिसे आप फॉलो कर रहे हैं, या एयरशिप निर्माण में AI ने अपनी जगह बना ली है? ऐसी स्पष्ट तकनीक में आपको AI की ज़रूरत कैसे पड़ी? हाँ, तुम बिल्कुल सही हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हर जगह ठूंसने का कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर से ये समझना ज़रूरी है कि नई पीढ़ी के एयरशिप एक तरह से कार की तरह है, मोटे तौर पर कहें तो। उसमें एक ऑनबोर्ड कंप्यूटर होता है, और बेहतर यही है कि उसमें ज़्यादा विश्वसनीयता के लिए ऐसे एल्गोरिदम डाले जाएं जिनके काम करने का तरीका आपको खुद पता हो, वगैरह वगैरह। अगर आप इस बटन को दबाएंगे या इस स्टीयरिंग को घुमाएंगे तो क्या होगा, वगैरह वगैरह। साथ ही नई पीढ़ी के एयरशिप कई कार्य कर सकते हैं। उदाहरण के लिए उस पर ऐसा उपकरण लगा हो सकता है जो इलाके की तस्वीरें लेता है और उनका विश्लेषण करना होता है। वहाँ आग लगी हो, या कोई व्यक्ति जा रहा हो, या कोई गाड़ी तेज़ जा रही हो। यानी नई पीढ़ी के एयरशिप के संचालन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वह अपने हिसाब से निष्कर्ष निकाल सकता है और कहीं गलत दिशा में जा सकता है। लेकिन बाद में जब पर्याप्त डेटा इकट्ठा कर लेंगे तो सब कुछ इस ओर चला जाएगा कि हम टैबलेट पर, जैसे तुम yandex.navigator में करते हो, डाल दोगे। जैसे मुझे बोल्शॉय अकादेमीचेस्काया ले चलो, वह रूट बना देगा, एयरशिप को ऊपर उठा देगा। वैसे इसी सिद्धांत पर चीन में लागू एरो टैक्सी काम करती हैं, लेकिन उनके पास ड्रोन सिस्टम है, यानी वे शोर करते हैं, केवल 20 मिनट तक उड़ सकते हैं। नई पीढ़ी के एयरशिप घंटों तक उड़ सकते हैं। यानी सब कुछ लगभग वैसा ही है। ये बहुत सरल हो जाएगा, लेकिन इसके लिए कृत्रिम तकनीक की भी ज़रूरत नहीं है। ये बस एक उड़ान मिशन है, ये थोड़ा अलग है। ये एक स्वचालित प्रणाली है, और वास्तव में उस पर जो भी उपकरण लगाया जाएगा वह क्या होगा मुझे नहीं पता। हमारे पास ऐसे लोग हैं जो अभी हमसे पूछ रहे हैं, उदाहरण के लिए ट्रांसलेटर, निगरानी, संचार आदि। उनके काम के लिए इसकी ज़रूरत होती है, लेकिन यह विशेष ग्राहक की बात है जब वह अपना उपकरण पेश करता है, कहता है इसके लिए। क्या उपकरण नई पीढ़ी के एयरशिप एक विशेषता है? उपकरण वह है जो नई पीढ़ी के एयरशिप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कुछ भी ले जा सकता है। आप कह सकते हैं, मुझे कृपया एक लग्जरी क्लास केबिन बना दीजिए। कोई दूसरा कहेगा, मुझे ऐसा बनाइए कि मैं कंटेनर लटका सकूं। तीसरा कहेगा, मुझे ऐसा बनाइए कि मैं मछली पकड़ने बैठ सकूं। उपकरण उपयोगी भार है। बहुत बढ़िया। तो अब 1 मिनट के लिए साजिश की बात करते हैं। किसी समय पर एयरशिप के निर्माण की कहानी रुक सी गई थी। मैंने इस विषय पर कई लेख पढ़े हैं, और ऐसा लगता है जैसे विमान निर्माता कंपनियों ने जानबूझकर इस पूरे क्षेत्र को पूरी तरह से और अस्थायी रूप से दबा दिया था। मुझे ऐसा ही महसूस हुआ। देखिए, एक बार मैं नोवोदेविची कब्रिस्तान में घूम रहा था, और वहाँ एक कब्र पर कोई कहानी लिखी थी कि नई पीढ़ी का एयरशिप उड़ रहा था और वह किसी अविश्वसनीय दुर्घटना का शिकार हो गया। तो मैं सोचने लगा, यह तो निश्चित रूप से अपने आप नहीं हो सकता।
तो इस बारे में तुम्हारी क्या राय है? क्या किसी ने उस समय इस क्षेत्र को यूं कहें रोक दिया था, या ये बस यूं ही हो गया? ये मेरी मुख्य आपत्ति थी। इसी वजह से मैंने कई सालों तक अध्ययन किया और गहराई से देखा, लेकिन नई पीढ़ी के एयरशिप से जुड़ना नहीं चाहा, क्योंकि सब जानते हैं कि यह बेकार है, जल गया, लोग मारे गए। बेकार नहीं है। मैं सोच रहा था कि उन्होंने इसे क्यों बंद कर दिया, जबकि युद्ध में इनका इस्तेमाल किया गया था। हाँ हाँ हाँ, जब इसे बंद किया गया तो कुछ गड़बड़ थी। दुनिया बेवकूफ़ नहीं है, मैंने भी इसका अध्ययन शुरू किया। मेरी राय क्या है? पहले, मेरे पास स्पष्ट समझ है कि विज्ञान और प्रगति को क्या आगे बढ़ाता है। सैन्य क्षेत्र, यानी हमारे रोज़मर्रा के जीवन में जो भी चीज़ें लागू हुई हैं वे सैन्य क्षेत्र में 7-10 साल पहले आ चुकी थी। बस शुरुआत में इनका इस्तेमाल वहीं होता है। सारी आधुनिक संचार व्यवस्था, यहाँ तक कि इंटरनेट की तकनीक भी, यह भी तो सैन्य तकनीक थी जो सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए बनाई गई थी। फिर यह तकनीक आम लोगों तक आई, यानी नई पीढ़ी के एयरशिप आए और सबसे पहले उन्होंने आकाश पर कब्जा किया। वे आकाश के शासक बन गए थे। इनकी 1000 से भी ज़्यादा मशीनें बनाई गई थीं। वे दुनिया में उड़ान भरते थे, ट्रांस अटलांटिक यात्राएं करते थे। और फिर अजीब बात यह हुई कि एक एयरशिप लाइव प्रसारण में जल गया और इंडस्ट्री ही खत्म हो गई। कितनी अजीब बात है। दूसरे शब्दों में, टाइटैनिक डूबा पर समुद्री यातायात बंद नहीं हुआ, कोई विमान गिरा, हवाई परिवहन बंद नहीं हुआ। हाँ, सवाल है कि वह क्यों जला। एक थ्योरी है कि आगजनी थी, शायद हवाई जहाज़ के प्रतिस्पर्धियों ने किया ताकि सब लाइव प्रसारण में हो। बेमतलब की बात थी। सोचो, नई पीढ़ी के एयरशिप लाइव प्रसारण में जल गया, लोग मारे गए, सुपरजेट भी लाइव प्रसारण में था। ऐसे कुछ मामले हुए थे। हाँ, खैर, बात यह है कि तब आसमान काफ़ी शांत था और वे पूरी तरह से हावी थे, यानी वे उड़ते थे वगैरह। फिर युद्ध शुरू हो गया। पहले युद्ध के दौरान वे हर चीज़ में सक्रिय रूप से शामिल थे और इंजीनियरों ने हवाई जहाज़ बनाए ताकि वे जीत सकें। और हवाई जहाज़ नई पीढ़ी के एयरशिप की तुलना में ज़्यादा खतरनाक हो गए, क्योंकि नई पीढ़ी के एयरशिप बड़े, धीमे होते हैं और कोई भी छोटा हवाई जहाज़ उन्हें गिरा सकता है। इस तरह युद्ध के समय में नई पीढ़ी के एयरशिप का कोई मतलब नहीं रह गया। उन्होंने अपनी उपयोगिता खो दी। मुझे नहीं पता, ये थोड़ा अजीब है। हवाई जहाज़ से हार गए, युद्ध भी खत्म हो गया, इन्हें क्यों नहीं बहाल किया गया, पता नहीं क्यों, लेकिन इन्हें फिर से शुरू नहीं किया गया। नई पीढ़ी के एयरशिप शांति के समय का परिवहन साधन है। ये तेज़ी से नहीं चलता, इसकी माल ढोने की क्षमता बहुत अधिक है। लेकिन अगर हम कहें तो गैर सैन्य उद्देश्यों के लिए यह उस समय सबसे तेज़ या प्रतिस्पर्धी सैन्य साधन नहीं था। इसलिए मुझे लगता है कि हाँ, कुछ परिस्थितियों में एक उद्योग ने वस्तुनिष्ठ कारणों से दूसरे उद्योग को निगल लिया, क्योंकि लोग ये नहीं सोच रहे थे कि मुझे कृषि उत्पादों को कैसे प्रभावी ढंग से पहुंचाना है, बल्कि ये सोच रहे थे कि कल तुम्हें मार दिया जाएगा या नहीं अगर तुम्हारे पास हवाई जहाज़ है। इसलिए मुझे लगता है कि इसका असर पड़ा। तो क्या कोई विशेष जासूसी कोड नहीं थे जो वास्तव में इस्तेमाल किए गए हों, या फिर कभी भी इस्तेमाल किए गए हों? मैंने इसके बारे में कई लेख पढ़े हैं जिनमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह एक साजिश थी, कि यह जानबूझकर आग लगाई गई थी। लेकिन भविष्य फिर भी, जैसा कि तुम बता रहे हो, वह एक बार फिर से पूरी तरह उभर रहा है। पूरी दुनिया में अगर तुम ध्यान दोगे, जैसे कि तुम फोकस को लाल रंग पे करते हो, तो हर जगह लाल ही दिखता है। पूरी दुनिया और रूस की सरकार ने नई पीढ़ी के एयरशिप के विकास का जिम्मा सौंपा है। चीन में 4 सरकारी कंपनियां नई पीढ़ी के एयरशिप पर काम कर रही हैं। वैसे तो रॉकेट्स को अंतरिक्ष में भेजा जाता है, उन्हें जांच उपकरणों पर उठाया जाता है और घने वायुमंडलीय स्तरों से बाहर ले जाकर लॉन्च किया जाता है। यानी चीन इसमें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। यूरोप में भी यह मौजूद है, अमेरिका में भी है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि यह चरम पर है। रूस के पास आधुनिक तकनीकी रूप से उन्नत नई पीढ़ी के एयरशिप बनाने का एक अनूठा मौका है। 50-60 के दशक से लेकर अब तक किसी ने भी नई पीढ़ी के एयरशिप को फिर से नहीं बनाया है। 40 के दशक की मशीन और आज की मशीन, दोनों में 4 पहिए, मोटर, सब कुछ एक जैसा है, लेकिन कुछ बारीकियां हैं। अलग सामग्री, अलग सुरक्षा, अलग नियंत्रण, अलग आराम, अलग गुणवत्ता, सब कुछ अलग है। तो नई पीढ़ी के एयरशिप में भी ऐसा ही करने से कोई वजह नहीं है कि हम वही न करें। बहुत बढ़िया, ये वाकई प्रेरणादायक है। और तुमने कहा यह प्रोजेक्ट लगभग 30 भाषाओं में अनुवादित किया गया है। सुनो, हाँ, शायद 30 में। हमारे पास एक भाषा समूह है, क्योंकि एक ही भाषा कई देशों में बोली जाती है। और सबसे ज़्यादा प्रतिक्रिया रूस में मिलती है, और उसके बाद अफ्रीकी देश आते हैं। अफ्रीका, हाँ। क्या कोई ऐसा देश है जिस पर तुमने सच में वास्तव में उम्मीद लगाई थी, लेकिन वह कुछ खास सक्रिय नहीं हुआ? हमारा यूरोप में अच्छा काम चल रहा था, क्योंकि वहाँ की आबादी आर्थिक रूप से काफ़ी सक्षम और समृद्ध है। लेकिन इन सारी घटनाओं और ऐसवियों के चलते सब कुछ थोड़ा शांत और धीमा हो गया है।
एक ऐसा बाज़ार जिसे हम अभी तक पूरी तरह से अपना नहीं पाए हैं वह है चीन का विशाल बाज़ार। हालांकि वहाँ इस मामले में सब कुछ बहुत ही अच्छा और प्रगतिशील है। लोग नई तकनीक को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन शायद अभी तक हमारी मानसिकता उनके साथ पूरी तरह से मेल नहीं खा पा रही है। ठीक है सरगेई, संक्षेप में 5 या उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण और ठोस कारण बताओ कि एरोनोवा पर क्यों पूरी तरह से भरोसा किया जा सकता है। इसमें उनकी वैज्ञानिकों की अनुभवी टीम, तुम्हारे सभी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स, क्यों तुम लोगों पर वास्तव में भरोसा किया जा सकता है। सबसे पहले वाली हमारे पास मजबूत पृष्ठभूमि है। हमने कई वैश्विक बड़े पैमाने के तकनीकी अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक पूरा किया है। हमने सबसे बेहतरीन विशेषज्ञों की टीम इकट्ठा की है, यानी वे सभी लोग जिन्होंने सोवियत संघ और रूस में नई पीढ़ी के एयरशिप बनाए और उनका संचालन किया। ये सभी तकनीकी विज्ञान के उम्मीदवार हैं और वे हमारे पास ही हैं। पाठ्यपुस्तकें, ड्राइंग्स, प्रोजेक्ट्स। मुझे हमारे पास ग्राहकों की ओर से अविश्वसनीय रूप से जीवंत रुचि महसूस होती है। यानी मैं सीधे तौर पर बाज़ार की आवश्यकता देख सकता हूँ, हालांकि मैं इसमें गहराई से नहीं जाऊँगा। हमारे पास बहुत बड़ी कंपनियाँ आती हैं, वे हमें अपनी तकनीकी आवश्यकताएं देती हैं। वे क्या चाहती हैं, कितना ऑर्डर देंगी, किस तरह के कारवां चाहिए, कब चाहिए आदि, यानी इन सब चीज़ों की मांग है। दूसरी बात, हम पूरी तरह से सार्वजनिक हैं, हम खुले हैं। हमारे यहाँ आइए, देखिए, हम लगभग सब कुछ लाइव प्रसारित करते हैं, आप आकर देख सकते हैं। हमने पहले ही पहली नई पीढ़ी के एयरशिप को लॉन्च कर दिया है, यानी पूरी पारदर्शिता है। क्या कोई ऐसे जोखिम हैं जो यूं कहें तो सच में हो सकते हैं और सब कुछ खत्म हो सकता है, या फिर यह क्षेत्र अब इतनी रफ्तार पकड़ चुका है कि अब कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। तुम एक उद्यमी हो, तुम यह अच्छी तरह से समझते हो कि बिना किसी भी जोखिम की कहानी सिर्फ एक ही है, वह थोड़ी देर बाद और अंत में आती है। बाकी हर चीज़ में निश्चित रूप से जोखिम होते हैं। अगर हम गहराई से सोचें तो क्या क्या हो सकता है, इस दिशा में कई गंभीर अनुमति संबंधी सवाल सामने आ सकते हैं। मान लीजिए, जब हम नई पीढ़ी के विशालकाय एयरशिप का सफलतापूर्वक परीक्षण करते हैं तो हमें स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि अगर आप इसे पेड़ों से ऊपर ले जाएंगे तो हम इसे तुरंत गिरा देंगे। इसके साथ ही हम अन्य देशों में भी काम करने की योजना बना रहे हैं, और अगर यहाँ यह असंभव हुआ तो हमारे पास पूरी दुनिया में साझेदार होंगे। हम पूरी दुनिया में काम करने की योजना बना रहे हैं और ऐसा ही होगा। अनुमतियों के दृष्टिकोण से मैं देखता हूँ कि तकनीकी रूप से कोई जोखिम नहीं है। हाँ, एक जोखिम यह है कि अगर हमारे सभी डिज़ाइनर एक साथ इस दुनिया को छोड़ दें, लेकिन ऐसा होना भी बहुत ही असंभव है। यानी हमारे पास पर्याप्त सामग्री है, उन्नत तकनीक है, कुशल लोग हैं और निश्चित रूप से मांग भी है। बस अनुमति संबंधी सवाल, यही एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन जानते हो किस वजह से यह बिल्कुल भी नहीं हो सकता? बिल्कुल सैद्धांतिक रूप से अगर कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी आ जाए और मुझसे सब कुछ खरीद ले तो जाहिर है वह कहेगा अब मैं ही नंबर 1 हूँ, या कुछ इसी तरह की बात होगी। ठीक है, अच्छा। और लोग आप पर कैसे नज़र रख सकते हैं? अगर कोई इस प्रोजेक्ट से जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़े, कहाँ जाएं, कौन कौन से मौके, अवलोकन या लाइव स्ट्रीम उपलब्ध हैं? हाँ, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि यह मेरा पहला प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन मैं इसे बहुत सक्रिय रूप से कवर कर रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि तुम्हारे दर्शक, उद्यमी जो देख रहे हैं, वे इस फंडिंग और बड़ी कंपनी बनाने के तरीके को देखें, चरण दर चरण, जीवंत, खुला। इसीलिए हम जितना हो सके उतना सार्वजनिक हैं। मुझे नहीं पता इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। हम दिखाते हैं कि हम कैसे काम करते हैं, निर्माण करते हैं, समस्याएं कैसे आती हैं और हम उन्हें कैसे हल करते हैं। यानी आप बस दर्शक बन सकते हैं हमारे, मुझे नहीं पता, यूट्यूब चैनल नई पीढ़ी के एयरशिप को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। बस देखते रह सकते हैं। अगर आपको यह पसंद आता है कि क्या हो रहा है और आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप $50 से निवेश कर सकते हैं और इस संगठन में अपनी छोटी सी हिस्सेदारी प्राप्त कर सकते हैं, और उसी के अनुसार आप इसका हिस्सा बन जाएंगे। मैं कभी कभी मजाक करता हूं कि हम नेटफ्लिक्स पर एक पेड सीरीज़ बना रहे हैं जिसे आप $50 प्रति माह में सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे उतनी ही ज़्यादा संभावना है कि इस सीरीज़ का फिनाले सफल होगा। हाँ, ये बहुत ही बढ़िया है। तो अब मेरा आखिरी सवाल ये है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। वैसे हमारे नई पीढ़ी के एयरशिप प्रोजेक्ट में अभी 7,500 निवेशक हैं। याद है, मैंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था और इस समय 7,500 लोग इसमें शामिल हैं। 7,500, ये तो कमाल की बात है। एक औसत निवेशक का प्रोफाइल आखिर कैसा होता है? क्या यह एक ही तरह का व्यक्ति है?
जिसकी औसत उम्र और शिक्षा समान हो, या फिर ये बिल्कुल अलग अलग लोग हैं? हाँ, मैं समय समय पर yandex.metrica वगैरह देखता हूँ। हमारे निवेशकों का प्रोफाइल ऐसा है। यह एक पुरुष है जिसकी उम्र 35 साल है, उच्च शिक्षा प्राप्त है और इंजीनियरिंग या तकनीकी क्षेत्र से है। अगर हम रूस की विस्तृत सांख्यिकी और आंकड़ों का विश्लेषण करें तो हम उन सभी व्यक्तियों के चेहरे के भाव और प्रतिक्रियाएं भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं जब वे इस महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए उपस्थित हुए थे। ये ऐसे वयस्क लोग हैं जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर है, जो किसी बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण चीज़ में गहरा विश्वास रखते हैं और उनका यह दृढ़ विश्वास है कि यह निश्चित रूप से सफल हो सकती है। वे सोवियत इंजीनियरिंग स्कूल में दृढ़ता से विश्वास करते हैं। वे वास्तव में रोमांटिक हैं जिन्होंने अब भी यह विश्वास नहीं खोया है कि लोग एकजुट हो सकते हैं और बस आम लोग किसी और के कुछ करने की उम्मीद न करें, क्योंकि ऐसी पहल में विश्वास करना मुश्किल होता है। आप अभी बैठे हैं, सोच रहे हैं कि आप एक फैक्ट्री बनाएंगे, और यह मानना कि हम यहाँ 10 लोग मिलकर सहमति बना सकते हैं और कुछ कर सकते हैं, यह आसान नहीं है। यानी यह सामूहिकता का सिद्धांत जो उनके भीतर अब भी बुझा नहीं है। वे समझते हैं कि वे किसी बहुत बड़े काम में भले ही थोड़ा सा सहभागी हो सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मेरे पास तो बस इतना ही है। दोस्तों, अगर आपको दिलचस्प लगे तो एरोनोवा प्रोजेक्ट के टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको सलाह दूंगा कि कम से कम इस दिलचस्प सीरीज़ को देखें और अधिकतम रूप में पूरी एक इंडस्ट्री का समर्थन करें। हाँ, हम एक इंडस्ट्री बना रहे हैं। ये अभी थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन असल में हम वायुपोतन एयरशिप की एक इंडस्ट्री बना रहे हैं। यानी इसके साथ बहुत कुछ और भी जुड़ेगा और यह वाकई में बहुत शानदार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सरगेई। सभी को अलविदा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने सवाल कमेंट्स में लिख सकते हैं। हम सब पढ़ेंगे और सबका जवाब देंगे। फिर मिलेंगे। अलविदा। अलविदा।